हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और ग्रो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका 9th पार्ट करने वाले हैं। और हो सकता है कि यह लास्ट पार्ट हो और नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़े एक दो कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो YouTube चैनल है ग्रो यूथ क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास आज की शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक इसमें है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज क्या है हमारी फिजिक्स में, ये हम देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देखते हैं। द number of electric field lines passing normally through a surface which is held in electric field is called electric flux। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो, कोई एक सरफेस ली हमने और उसको हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पर, वहां पे हमने रखा। अब हमने कोई सरफेस ली और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी, तो उसमें से, उस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है पास हो रही है उसमें से, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इसके नॉर्मली भी पास हो सकती है, कुछ एंगल पे भी पास हो सकती है। मान के चलो ये एंगल थीटा मानते हैं हम। एक नॉर्मल जो एंगल है इसके परपेंडिकुलर, उसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है ये हम देखते हैं। ठीक है, यहां पे हमारा देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स कितने प्रकार का हो सकता है? तो दो तरह का फ्लक्स हो सकता है। एक तो पॉजिटिव फ्लक्स। पॉजिटिव फ्लक्स मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से, जो एक सरफेस है जिस सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हैं या चेक कर रहे हैं, उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर दूर जा रहा है, अगर दूर की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ जा रहा है, इट मींस इट इज पॉजिटिव फ्लक्स। और पॉजिटिव चार्ज में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां जाती हैं पॉजिटिव चार्ज से? आउटवर्ड डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज की कहां जाती है? इनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पे जो हमारा पॉजिटिव फ्लक्स होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव्स अवे फ्रॉम द चार्ज सरफेस, देन द फ्लक्स रिलेटेड टू सरफेस इज कॉल्ड पॉजिटिव फ्लक्स। और इसी को हम डाइवर्जेंट फ्लक्स भी बोलते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव फ्लक्स हो गया। ठीक है, नेगेटिव फ्लक्स क्या है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो चार्ज सरफेस की तरफ जा रही होंगी, अगर चार्ज सरफेस की तरफ जा रही होंगी, तो इसको हम नेगेटिव फ्लक्स या इसको हम कन्वर्जेंट फ्लक्स भी बोल सकते हैं। इसको हम कन्वर्जेंट फ्लक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या हो गई? नंबर, यानी कि एक नंबर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है उस सरफेस से, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझें कि जितना छोटा एरिया होगा उतनी कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, क्योंकि उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। और जितना बड़ा एरिया होगा उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, वो हमारा ज्यादा फ्लक्स होगा। ठीक है, या जैसे एक विंडो है, विंडो में से कितनी एयर आती है, ये किस पे डिपेंड करता है कि हमारी विंडो का जो एरिया है वो कितना बड़ा है। अगर विंडो पूरा बड़ा विंडो है तो उसमें से ज्यादा एयर पास होगी, और अगर छोटा विंडो है तो कम एयर निकलेगी। इसलिए ये हमारा किस पर डिपेंड करता है? ये हमारे सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। इससे हमारी जो नंबर ऑफ लाइंस निकलती है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, और हाँ, इसको हम फाई से लिखते हैं। फाई, ये ऐसे फाई लिखते हैं, नीचे ये ई लगाया है क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला है हमने। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेरिवेशन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने बोला फाई है, इसको हम निकालते क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टर्म में। तो वो डेरिवेशन कैसे होता है वो हम यहां देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, इट इज द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है ई से, जिसको हम लिखते हैं, जिसको हम 1/4πε0 Q/r² लिखते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल एरिया। अच्छा, यहां सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक एग्जांपल लिया हमने, एक एरिया लिया कुछ, ये इसका कुछ एरिया मान लो हमने ए एरिया लिया। ठीक है, ये सरफेस का एरिया ए लिया, तो हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं पहले अपना एक छोटा सा एरिया हम लेते हैं जिसको हमने नाम दे दिया ds, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी ds की? रेडियली आउटवर्ड्स।
अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव माने हम फ्लक्स, तो ये रेडियली आउटवर्ड होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इससे मान के चलो एंगल थीटा बना रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एरिया के साथ थीटा एंगल पर है, ठीक है। तो ये जो छोटा एरिया है इसी को इंटीग्रेट करके हम पूरे एरिया का फ्लक्स निकालते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमें निकालना होता था किसी पूरी बॉडी की वजह से, तो हम क्या करते थे, पहले पॉइंट लेते थे, एक स्मॉल एरिया लेते थे, स्मॉल वॉल्यूम लेते थे, उसको पॉइंट पॉइंट करके निकाल के उसको सबको एक साथ इंटीग्रेट कर देते थे। ऐसे ही यहाँ पे हमने छोटे से एरिया से देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल रही है, ई, ठीक है। तो छोटे से एरिया से ds, ये छोटा सा एरिया ds है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हो रही है, ई। तो इसको, ये क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो स्केलर प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्मॉल एरिया का। और हम जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होता है ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। और ये थीटा क्या है, यहाँ पे जो थीटा है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस एरिया के बीच में एंगल है, ये थीटा। ये डीएस एरिया अगर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो ये थीटा जो है ई और डीएस के बीच में एंगल है, ठीक है। यहां हम देख लेंगे इसकी यूनिट क्या होगी, ई को हम लिख सकते हैं एफ अपॉन क्यू, और ये एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखो फोर्स को हम न्यूटन लिख देंगे, मीटर स्क्वायर लिख देंगे, पर क्यूलम लिख देंगे, यही हमारी इसकी यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्यूलम, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू सरफेस डीएस, ठीक है, सरफेस एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में क्या है, एंगल थीटा। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमें पॉइंट याद रखना है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, एम एल क्यूब टी की पावर -3 ए की पावर -1, ठीक है। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टर्म डेरिवेशन हमारा है ई डी एस कॉस थीटा। अब हम इसके आगे देखते हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं इसमें। हमने यहां पे देख लिया कि फाई क्या होता है, फाई होता है ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब थीटा पे डिपेंड हम कोई दो कंडीशन हमने यहां पे ली है, देखो थीटा जब 90 डिग्री है, थीटा जब 90 डिग्री है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर मान के चलो ये एक सरफेस एरिया है, ये एक बोर्ड है, ये हमारा सरफेस एरिया है, इसमें से सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी, क्या सरफेस की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, ये सरफेस की डायरेक्शन होगी। अब ये सरफेस की डायरेक्शन होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसी जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इस डायरेक्शन में सरफेस एरिया है, यानी कि इनके बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है और सरफेस एरिया इस डायरेक्शन में है, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। अब एंगल जब 90 डिग्री हो गया, तो यहां पे हम देख सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो क्या इस सरफेस एरिया को क्रॉस करके कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी, क्या नहीं जाएगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करके नहीं जाएगी, तो इसके अंदर फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, फ्लक्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 कितना होता है, जीरो, और यहाँ पे हम जानते हैं थीटा पे 90 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, जीरो। जब ये जीरो आ गया तो फ्लक्स हमारा जीरो पास होगा। या हम कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पैरेलल हम कोई सरफेस रख दें, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में है और सरफेस एरिया हमारा ऐसा रख देंगे, तो उसमें से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, यानी कि थीटा जब 90 डिग्री होगा तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि ये जो सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है, इसके सरफेस एरिया की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी ऐसे, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो अगर, तो क्या सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करते हुए जाएंगी, इस सरफेस एरिया को क्रॉस करते हुए जाएंगी। तो जब क्रॉस करते हुए जाएंगी तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है और हमारा डीएस एरिया भी इसी डायरेक्शन में है। जब दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच में हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, cos 0 हम जानते हैं 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो फाई हमारा क्या आ जाएगा, ई डी एस,
यानी कि इस केस में जो हमारा जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू मैक्सिमम 1 ही होती है, 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, तो ये हमारी वैल्यू जो है फ्लक्स की वो मैक्सिमम होगी। यानी कि जब सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल रख दे, ठीक है, नॉर्मल मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसा रख दे, तो इसका एरिया भी इसी डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में होंगी, यानी कि उनके बीच में एंगल 0 बनेगा, तब हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि गॉस थ्योरम आता है। इसके बाद गॉस थ्योरम आती है और गॉस थ्योरम हमें क्या बताता है, गॉस थ्योरम हमें फ्लक्स के बारे में ही बताता है। तो गॉस थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि गॉस थ्योरम क्या कहती है, हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इन इट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, कोई एक सरफेस है, उसके अंदर मान के चलो कुछ चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज हो सकता है कि इधर उधर फैला हुआ हो, तो उसका हम चार्ज सेंटर पे मानते हैं, ठीक है, नेट चार्ज उसका सेंटर पे मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो चार्ज है, उसके अंदर से उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो वो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो वो होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनसाइड इट, ठीक है। मान के चलो ये हमारा एक सरफेस है या स्फीयर है, इसके अंदर हमारा चार्ज कितना है, Q, तो हमारा जो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, 1/ε0 ऑफ Q, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। ये कौन कहता है, ये गॉस थ्योरम कहती है, ठीक है। लेट S be a closed surface and Q be the charge present inside it, then the flux passes through the closed surface is phi equal to 1/ε0 Q, ठीक है। अब हमें इसका क्या देखना है, इसका हमें डेरिवेशन देखना है, ठीक है, इसका हमें डेरिवेशन देखना होगा। तो हम ये प्रूफ करेंगे, हम स्टार्टिंग से चलेंगे और हमें ये प्रूफ करना होगा कि 1/ε0 Q आता है फ्लक्स एक स्फीयर के अंदर से, ठीक है, ठीक है। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने यहां पे एक ये ले ली। अब इसका हम देखते हैं प्रूफ। तो प्रूफ देखने के लिए क्या करेंगे तो प्रूफ देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्फीयर जो हमने लिया उसमें हम एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं, बाहर की तरफ कहीं एक स्फीयर है, उसकी किसी एक पॉइंट पर हमने एक बाहर एरिया मान लिया जिसको हमने नाम दिया DA या DS, एक ही बात है, तो हमने इसको नाम दे दिया DA, ठीक है। इसका एरिया किस तरफ होगा, एरिया की डायरेक्शन या सरफेस की डायरेक्शन किस तरफ होगी, बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड, और पॉजिटिव चार्ज अगर इसमें मानते हैं हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कहां जा रही होगी, बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही होगी, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं पहले। अब हम देखते हैं कि इस एरिया से, स्मॉल एरिया से फ्लक्स कितना निकल रहा होगा। अगर ये स्मॉल एरिया है तो क्या फ्लक्स भी बहुत छोटा निकल रहा होगा, DA लिखते हैं, DA, ठीक है। इसको क्लियरली लिखते हैं, थोड़ा एरिया को हम DS ही लिखते हैं क्योंकि हमने DS पढ़ लिया है, तो इसको हम DS बोल देते हैं, ठीक है, DS। तो ये हमारा EDS हो गया। cos 0 है क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमारा सरफेस एरिया है, ठीक है। तो cos 0 हमारा 1 हो गया, तो ये हमारा d फाई कितना हो गया, E.ds। थीटा तो हमारा 0 था, थीटा इक्वल टू 0, ये cos थीटा है, तो थीटा 0 था, तो cos 0 हमारा 1 हो गया, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या कहता है, 1/4πε0 Q/r²। अब ये r क्या है, r ये यहां से सेंटर से ये रेडियस है, ये डिस्टेंस है, तो ये r², ठीक है। अब ये r तो एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट ही कहता है कि ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या इसमें हम d फाई इक्वल टू 1/4πε0 r², और ये ये तो हमने E की वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब ds क्या होगा, स्फीयर का एरिया, क्योंकि ds को हम जब पूरा लेंगे, अगर हम टोटल फ्लक्स देखना चाहते हैं तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं,
इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो ये टोटल फ्लक्स फाई आ जाएगा। इसको हम डी हटा देते हैं, चलो ये डी हटा देते हैं तो टोटल फ्लक्स आएगा फाई। तो क्या ds की जगह पूरा एरिया आ जाएगा? तो पूरा एरिया इसका कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा सरफेस एरिया होता है किसका? स्फीयर का। और ये क्यू था साथ में, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई हमारा कितना बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। और यही हमारा गॉस थ्योरम कहता है कि जो फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस से वो होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। इसके अंदर चार्ज कितना था Q, तो उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हमारा ये निकल आया। ठीक है, ये हमारी गॉस थ्योरम यही बताती है। तो ये हमने देख लिया। फ्लक्स passes through small area ds। छोटे से एरिया से ds फ्लक्स कितना पास होगा d फाई, छोटा सा फ्लक्स, छोटा फ्लक्स छोटे से एरिया से कम फ्लक्स पास होगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। अब इंटीग्रेट करके क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। एरिया को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये फ्लक्स टोटल फ्लक्स आएगा इंटीग्रेट करके, तो फाई ले लिया। ई की जगह हम रख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ऊपर क्यू। अब ये क्यू कौन सा क्यू है? ये चार्ज जो है स्फीयर के अंदर जितना चार्ज है वो। ठीक है, और स्फीयर का एरिया टोटल कितना होता है हम जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारा फ्लक्स का जो टर्म आएगा वो आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था गॉस थ्योरम में। गॉस थ्योरम हमसे क्या कहता है कि जो चार्ज होगा उस स्फीयर के अंदर उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स पास होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट ये हमारा निकल आया कि फ्लक्स कितना पास होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा गॉस थ्योरम का प्रूफ हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कूलम्ब्स फोर्स बाय गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से हम कूलम्ब्स फोर्स कैसे निकालते हैं, कूलम्ब्स लॉ कैसे हो सकता है एग्जाम में ऐसे लिख के आए कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इनवर्स स्क्वायर लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम, या कूलम्ब्स फोर्स भी बोल सकता है, तो कुछ भी दे सकता है। तो हमें कुल मिलाकर हमें ये प्रूफ करना है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से चलेंगे। सरफेस एरिया हमने वही मान लिया, मान के चलो एक ये गोला है, इसमें छोटा सा एरिया है, यहां से ds एरिया लिया हमने, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस 0 आएगा। कॉस 0 1 होता है, तो डी फाई इक्वल टू आएगा हमारा, डी फाई इक्वल टू हमारा क्या आएगा, सेम आएगा ई डी एस। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये प्रूफ करने के लिए हम जिस एरिया हमने जो छोटा वाला लिया वहां पे कहीं पे हम एक टेस्ट चार्ज Q नॉट ला के रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें फोर्स निकालना है, कूलम्ब फोर्स निकालना है या इनवर्स स्क्वायर लॉ निकालना है, वो हमें क्या देता है, फोर्स देता है। तो यहां पे हम एक टेस्ट चार्ज ला के रख लेंगे जो Q नॉट। ठीक है, अब ये टेस्ट चार्ज ला के रख दिया हमने। ठीक है, अब ये टेस्ट चार्ज हमने ला के रख दिया, और अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा फाई, और ये ई रहेगा, और इसको इंटीग्रेट करके एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जो हमारा सरफेस एरिया किसका होता है, स्फीयर का। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाय गॉस थ्योरम according to Gauss theorem we know क्या जानते हैं हम कि फ्लक्स जो होता है वो होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q, ये होता है। तो क्या ये दूसरी इक्वेशन हम अगर बोले तो इसको और इसको इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी फ्लक्स हमारा जो इंटीग्रेट करके आया और ये हमारा फ्लक्स जो गॉस थ्योरम कहता है, तो इसको और इसको इक्वल कर देंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन
1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम जब कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, E इंटू 4πr² इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से E हमारा क्या आएगा, 1/4π, ये 4π इधर आ गया, एप्सिलॉन नॉट r² और ये Q। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे E की वैल्यू रख दें, तो F इक्वल टू E की वैल्यू रखेंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² और ये Q नॉट भी आएगा साथ में। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ बिटवीन अ चार्ज इनसाइड अ सरफेस, इनसाइड स्फीयर एंड टेस्ट चार्ज विच वी हैव प्लेस्ड ऑन द सरफेस। ठीक है, जो हमने टेस्ट चार्ज एक लिया उसके साथ ये क्या, ये कूलम्ब्स लॉ का एक्सप्रेशन बन गया। तो ये हमारा कूलम्ब लॉ जो हमारा फोर्स देता है वो हमारा यहां प्रूफ हो गया कूलम्ब फोर्स। ठीक है, ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, यहां हमारा ये प्रूफ हो जाता है गॉस थ्योरम। ठीक है, यहां पे एक चीज हम और देख लेते हैं कि जब भी हम देखेंगे कि हमारा एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस या डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, तो ये कैसे डिपेंड होते हैं, ये इसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है। जब रेडियस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, जितनी ज्यादा दूर तक हम जाएंगे वहां जाके हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग नियरली इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, और रेडियस जब बहुत कम होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता ही है। तो ये हमारे 3 पॉइंट है जिसपे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कंसीडर अ स्फेरिकल सेल। अब देखो कूलम्ब्स लॉ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वहां भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते थे, लेकिन वो किसकी वजह से पढ़ रहे थे, हम पॉइंट चार्ज की वजह से। यहाँ पे हम पूरे स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखेंगे। तो एक स्फेरिकल सेल माना जिसपे चार्ज क्या है, Q गिवन टू इट विच इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर इट्स सरफेस। एक स्फीयर है उसके चारों तरफ चार्ज फैला हुआ है, कितना चार्ज है, Q इसकी सरफेस पे फैला हुआ है। When we draw electric lines of force and extended in backward direction, they appear to come from the center. Hence, whole charge plus Q is assumed to place at center O. एक स्फीयर है, उसके चारों तरफ अगर चार्ज फैला है उसकी सरफेस पे, क्योंकि अंदर तो चार्ज होता नहीं है, तो उसके जब सरफेस पे यूनिफॉर्मली फैला हुआ है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां से पास बाहर की तरफ आ रही है अगर, तो हमें कैसी दिखती है कि वो अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। तो उस पूरे चार्ज को हम नेट चार्ज को कहां पे मान लेते हैं, सेंटर पे मान लेते हैं, सेंटर पे मान लेते हैं, किसी सेंटर पे O। ठीक है, यहां पे मान लेते हैं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रही होती है। ठीक है, ऐसे, और तभी यहां आके ये 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। तो अब हमें कहां कहां निकालना है, देखो सबसे पहले व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। जब हम आपसे पूछे कि एक स्फीयर है, इसकी रेडियस अगर r है, तो किसी स्मॉल r डिस्टेंस पर हमें बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, दूसरा इस सरफेस पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यही है। When point P lies inside the sphere, when point P lie on the surface of a sphere, when point is outside of the sphere at distance r from O। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन जो है इनके प्रूफ हम एक एक से देखते हैं। तो चलो यहां देखेंगे इसको हम। अब यहां मान लो, यहां पे हम कलर चेंज करते हैं। यहां एक हमारा मान के चलो ये स्फीयर है और ये डिस्टेंस r है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, और हमने बोला कि बताओ इस पॉइंट पर, तो ये डिस्टेंस अगर हमने r मान ली, स्मॉल r, ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब इस पॉइंट पे हम देखें, इस पॉइंट पे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी,
और इस एरिया की भी डायरेक्शन, अगर इसको हम एक सर्कल ही मान लें, एक स्फीयर ही मान लें, तो इसकी डायरेक्शन भी यही होगी। तो क्या थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा इस केस में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और सरफेस एरिया की डायरेक्शन भी यही है। तो थीटा जब 0 हो जाएगा तो cos 0 हमारा कितना हो जाएगा 1। तो हमारा फ्लक्स क्या बनेगा, क्या E डॉट ds बनेगा या E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब r, ये स्मॉल r क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्फीयर मान लिया है इस स्मॉल r के रेडियस का, ठीक है। तो ये हमारा फ्लक्स हो गया। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम जानते हैं कि 1/ε0 होता है, ये होता है फ्लक्स। तो इसको और इसको कंपेयर करते हैं सिमिलरली, तो हमारा आता है E इंटू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इक्वल टू 1/ε0 क्यू। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, 1/4 पाई ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस केस में हमें ये याद रखना है, जब आउटसाइड लिया है तो ये जो r है स्मॉल r वाला रेडियस का लेंगे, स्फीयर का जो रेडियस दिया होगा वो नहीं लेंगे। हमसे जिस डिस्टेंस पर पूछा है उसको यहाँ स्क्वायर कर देंगे और सेम रहेगा ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो हमने अभी क्यूलम लॉ से निकाला था वो सेम रहेगा, सिर्फ ये आर स्क्वायर जो है वो कौन सा आर आएगा, जिस पॉइंट पर हमें निकालना है, जितनी डिस्टेंस पर हमें निकालना है, ठीक है। ये हो गया हमारा केस 1, जब हम किसी बाहर किसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, ठीक है। जब हमें किसी सरफेस पर ही निकालना है, तो ये अगर कैपिटल R है और इसी पॉइंट पर हमें निकालना है कहीं इसी पॉइंट पर, तो क्या R इक्वल टू R यही हो जाएगा, R इक्वल टू R। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हम सीधा लिख सकते हैं 1/4 पाई ε0 क्यू अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, क्योंकि हमने सरफेस पे ही पूछा है। तो जो रेडियस है, जो हमारा ये वाला कंसेप्ट निकला था ये, तो इसमें R, स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो गए, तो क्या यही हमारा सीधा नहीं बन गया Q अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि सरफेस पे निकालेंगे तो सीधा हम ये लिख देंगे, ठीक है। डेरिवेशन हमारा सिमिलरली वही है, फाई निकालेंगे E डॉट ds और E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और 1/ε0 Q के इक्वल हम रख देंगे इसको, ठीक है। जो थर्ड कंडीशन है इसकी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, केस 3 जो है, जो हमें याद रखना है और अच्छे तरीके से। तो केस थर्ड क्या कहता है कि एक स्फीयर है, इसकी रेडियस कैपिटल R है और हमने कहीं अंदर पूछा इस पॉइंट पर, तो ये डिस्टेंस अगर हम स्मॉल r मान लें और ये हमारा स्फीयर अंदर। अब हम जानते हैं कि गॉसियन सरफेस है, तो चार्ज पूरा यहां बाहर की तरफ होता है, चार्ज पूरा बाहर की तरफ होता है। चार्ज पूरा अगर बाहर की तरफ होता है तो क्या अंदर कोई चार्ज होगा, अंदर जब चार्ज नहीं होगा इस केस में R जब क्या है, R जब स्मॉल है कैपिटल R से, तो हम क्या देखते हैं कि अंदर कोई चार्ज नहीं है, और अंदर कोई चार्ज नहीं है तो हम क्या करेंगे 1/4 पाई ε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना हमारा स्मॉल r का स्क्वायर। तो जब चार्ज ही अंदर 0 है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है हमारा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हमें याद रखने हैं और ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखने हैं कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कहाँ पे हमारा 1/4 पाई ε0 Q अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है। और कौन सा R आ रहा है ये भी हमें देखना है। अगर हम बाहर किसी पॉइंट पर ले रहे हैं तो जितनी डिस्टेंस पर ले रहे हैं उसका स्क्वायर लिखेंगे नीचे, ठीक है। यहाँ हमारा ये गॉस थ्योरम, क्यूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम और हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल जो बचते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हो चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के, कुछ न्यूमेरिकल है वो हम देख लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स के साथ साथ हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं और एक प्रीवियस क्लास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है, जो उनकी कुछ लिंक वगैरह है तो वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ग्रो यूथ क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच।